देश में एक मुद्दा है वक्फ बिल जो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। उसे लेकर तरह तरह के विपक्ष भी प्रतिक्रिया देता है और लोगों में भी एक भ्रम है। मैं तो यही कहूँगा कि इस जो भ्रम का गटर है उसमें भरोसे का शटर लगाएंगे तभी जो है वो समाज का भला होगा। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में भी ये सारे मुद्दों को संजीदगी से देखना चाहिए? कला जो है वो ठीक है, जी। कला में जो है वो कलाबाजी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ आप एक मुस्लिम भी हैं, तो आपको ये कभी परेशानी नहीं फेस हुई कि मुस्लिम समुदाय को कैसे ये बात समझानी है कि सरकार क्या कह रही है? एक रिवाज और मिजाज हो जाता है कि एक रिवाज मिजाज क्या हो गया है कि हमें जो है बीजेपी के खिलाफ ही अपना दिमाग रखना है और ये कोई रिवाज और मिजाज मोदी जी ने नहीं पैदा किया है। आपके राजनीतिक करियर में अटल बिहारी जी और मोदी जी दोनों के साथ आपने काम किया है। आपका दोनों के साथ अनुभव कैसा रहा और कुछ अलग मिला आपको दोनों सरकारों देखिए में दोनों में की अपनी एक शख्सियत है। अब दोनों का मुकाबला तो कर नहीं सकते। मैं तो इतनी कह सकता हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आपकी प्रेम कहानी सीमा जी के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी, तो उस वक्त जाति को लेके, धर्म को लेके बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता था और क्योंकि सीमा जी एक अलग धर्म से थी और आप अलग धर्म से थे। लिमिट तो ज़रूर थी कि भाई उस कम्युनिटी का ही होना चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन उस बीच में जो है वो कोई अगर सरेराह चलते चलते मिल गया और प्यार हो गया और फिर सब कुछ हो गया तो फिर ठीक है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। वक्फ बिल, औरंगजेब, राणा सांगा, मंदिर और मस्जिद, ये कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो आजकल लगातार चर्चा में हैं। इन पर सियासी घमासान भी जमकर हो रहा है। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है और अपनी आवाज उठा रहा है। इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार बनी सरकार यानी मोदी 3.0 सत्ता में है और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। बता दें कि नकवी साहब न सिर्फ उत्तर प्रदेश से आते हैं बल्कि बीजेपी के एक समझदार और मजबूत रणनीतिकार भी माने जाते हैं। हर बड़े मुद्दे पर ये पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं। जिनके साथ इन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इसको लेकर किस नजरिए से देखते हैं। नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत शुक्रिया रोमा जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वो कहती है कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, सबका विकास एक साथ करते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय को ऐसा नहीं लग रहा है। मुस्लिम समुदाय कहता है कि बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी है। देखिए पहली बात ये कि अगर आप देखें तो इन पिछले लगभग 11 साल हो रहे हैं। 11 साल में ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से जो है वो डिमोलिश किया है, ध्वस्त किया है और समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली के लिए काम किया है। अब उसको आप जो है वो अगर सांप्रदायिक जो लोग तुष्टीकरण के ज़रिए जो है वो लोगों के हितों का जो है वो को हाईजैक करने के माहिर लोग हैं, जिनका रिवाज और मिजाज था, उसको उन्होंने जो है वो नहीं अपनाया। इसलिए उन्होंने जो है अपने विकास के मसौदे को कभी वोट का सौदे के साथ नहीं जोड़ा और चाहे वो तमाम तरह के जो है वो विकास के मुद्दे हों, सुधार के मुद्दे हों और तो ये समाज के और 140-45 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए किए गए। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को जो जोड़ा नहीं गया अलग से कि ये हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सभी के लिए है। सर, अगर अभी देश में एक मुद्दा है वक्फ बिल जो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, उसे लेकर तरह तरह के विपक्ष भी प्रतिक्रिया देता है और लोगों में भी एक भ्रम है, तो क्या बीजेपी अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही है या फिर कोई तो गैप है कम्युनिकेशन जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए मैं मानता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसकी कम्युनल लिंचिंग चल रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर कम्युनल लिंचिंग होगी और चारों तरफ से हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और एक तरफ परिवारिस्तान मैं कहता हूँ तो कांग्रेस भी है उसमें, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, टीएमसी है, मुस्लिम लीग है, डीएमके है, वो लंबा परिवारिस्तान है। वो सब जो है उनकी जुगलबंदी जो है वो जिस तरह से जो है वो पूरे के पूरे इस समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की होड़ में लगा हुआ है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो लॉ है, उसकी जो है वो कम्युनल लिंचिंग की जो है वो एक कंपटीशन चल रहा है।
तो इससे जो है वो मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। देखिए, एक चीज़ समझना चाहिए कि इससे पहले भी कई ऐसे सुधार हुए, चाहे सामाजिक सुधार हुए हों, आर्थिक सुधार हुए हों, प्रशासनिक सुधार हुए हों, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुए हों, लगभग लगभग बहुत से सुधार मोदी जी के समय में हुए हैं। देखिए, अब जो अभी ये भ्रम के गटर पे भरोसे का शटर लगाने की ज़रूरत है। हुँ। अन्यथा जो जिस तरह से आज समावेशी जो सुधार है उसपे सांप्रदायिक वार करने वाले लोग हैं, वो जो है वो सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू ज़िल्द इलाही होंगे, हुँ। मतलब कि आम आदमी जो है उसका सबसे ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित होगा, और उसका लाभ जो है वो सो कॉल्ड जो है वो सीडो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा उठाएंगे। इसलिए सबको सचेत रहना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर आपने। तो अब वक्फ़ बिल का जो ये मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सरकार से भी कई तरह के सवाल पूछे गए, तो उस पर सरकार अब क्या जवाब देगी? वो देगी। देखिए, मुझे क्या हुँ। लगता है कि हमारा देश अकेला ऐसा देश होगा जो कि दुनिया का एक तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है ही, हुँ। और सबसे बड़ा वाइब्रेंट लोकतंत्र है, पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ संसद है, संसद फैसले करती है। उसके बाद जो है वो उसकी स्क्रूटनी करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो कोर्ट्स को है, सुप्रीम कोर्ट को है। वो करता है सुप्रीम कोर्ट उसकी स्क्रूटनी। इससे पहले भी जब ये बिल पास हुआ है, उससे पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसने जो है उस पे स्क्रूटनी की। तो वो कोर्ट क्या करेगा वो तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इसको इसमें जो है वो किसी तरह का कन्फ्यूज़न में जो लोगों ने पैदा किया है, उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना चाहिए। पर आपको क्या लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स पे अभी स्टे लगाया है, तो क्या बीजेपी को उनमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर नहीं? वो कुछ और प्लान करेगी? देखिए रोमा जी, क्या है कि ये जो अभी बिल में सुधार हुआ है, ये जी। बहुत सोच समझ के और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पे काम करके हुआ है। हुँ। जो लोग इस पे कहते हैं कि साहब ये तो किसी क्या मुसलमानों का के लिए है ये कानून, हुँ। मुसलमानों से तो पूछा ही नहीं गया। तो देखिए, ये किसी मज़हब के लिए कानून नहीं है, ये मुल्क का कानून है। और मुल्क के कानून के लिए जो है, अगर आप कहेंगे कि जो है वो क्यों नहीं हमसे पूछ करके तुमने बनाया, तो फिर वो बात निकलेगी तो फिर दूर तो लग जाएगी। फिर तो जो है वो हुँ। आपके जितने भी कानून बने हैं, मुझे याद है, मैंने पढ़ा है कि जी। 1955 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी। जो है रातों रात एक संसद में कानून बनाया, हुँ। और जिसमें कि जो 800 साल पुरानी दरगाह अजमेर शरीफ है, जी। उसको जो है वो केंद्र सरकार या कांग्रेस की सरकार के अंदर कर ले आए थे वो, जो आज भी है उसी में, मतलब उसका जो है वो प्रशासनिक, वित्तीय, जो उसकी वक़्फ़ की सारी प्रॉपर्टी हैं, एकड़ों है, हज़ारों एकड़ प्रॉपर्टी है, वो हुँ। सब जो है केंद्र सरकार के अंदर में हुँ। आती है। उसी तरह से 1958 में जो है वो लगभग 250 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इस्लामिक जो स्थल थे हिंदुस्तान के, उसको जो है वो पुरातत्व विभाग जिसे कहते हैं एएसआई, जी। उसके अंतर्गत ले आए इस नेहरू जी के और कांग्रेस के ही समय में। हुँ। तो उस वक्त तो क्या मुसलमानों से जनमत संग्रह तो नहीं किया था। जो देश में हित में होगा उसको किया गया। और ये जो कानून है ये मुसलमानों का कानून नहीं है, ये मुल्क का कानून है। अब दिक्कत ये है कि इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी जो है वो कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का बोर्ड लगाने की हुँ। कुछ कोशिश हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जो है वो कम्युनल एंट्री और नो एंट्री जो है वो बहुत खतरनाक मानसिकता है। तो इन मुद्दों से नकवी जी देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय बहुत भड़क रहा है, बहुत अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसके ज़्यादा पक्ष में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता आगे चल के इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा देश पे? देखिए, मुस्लिम हमारे देश में जो है वो लगभग हुँ। जो है वो, कोई कहता है कि 20 करोड़ है, कोई कहता है 8 करोड़, जो भी हैं। कुछ लोग जो है वो जो इस पूरे के पूरे जो है वक़्फ़ की लूट को जो है वो का लाइसेंस चाहते रहे हैं अभी जी। तक। तो वक़्फ़ की लूट का जो है वो छूट का लाइसेंस चाहते हैं, वो हुँ। ज़रूर इसमें एकजुट होकर के इकट्ठा होके दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आम जो मुसलमान है उसको इस बात का अच्छी तरह मालूम हुँ। है कि इस्लाम के 5 हमारे पिलर हैं। जी, बिल्कुल। हैं, उसमें कलमा है, नमाज़ है, रोज़ा है, हुँ। हज है, ज़कात है। इस कानून के बनने से कोई पिलर ना हिल रहा है, ना कोई कमज़ोर हो रहा है। तो इस कानून से तो आप हाँ, मुझे बताइए कि एग्ज़ैक्टली इस कानून से होगा क्या? चेंजेस क्या होंगे? ऐसा है कि इस कानून से जो असंवैधानिक अराजकता और उद्दंडता थी जी। वक़्फ़ सिस्टम की, जी।
वो संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में आएगी, नंबर 1। हम्म। नंबर 2 जो है वो वक्फ को लेकर के जिस तरह का पूरे देश में एक कन्फ्यूजन था, कंट्राडिक्शन था, कन्फ्लिक्ट था, हम्म। वो करेक्ट होगा। अच्छा। और तीसरी चीज ये कि जो पूरा के पूरा ये जो है वो लूट की लंपट लाबी थी वक्फ को लेकर के, हम्म। तो इस लूट की लंपट लाबी की जो छूट थी हम्म। उसकी नाकाबंदी होगी। जी। और जो है वो समाज के हित में जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज का वैसे भी ये लोग समाज के हित में तो काम इस्तेमाल करते नहीं थे, तो वो तो अपने हित में करते थे। मैं तो लगभग 7-8 साल 8 साल तो मैं खुद चेयरमैन था वक्फ काउंसिल का एज ए मिनिस्टर। जी। तो मैं ताज्जुब करता था, हालांकि हमने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी, हम्म। लेकिन वो क्या है कि वो एक वक्फ का जो एक्ट था वो वक्फ माफियाओं को प्रोटेक्ट करने वाला था। अच्छा। उनको जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला नहीं हम्म। था। उनको उनको जो है वो समझाने वाला नहीं था, बल्कि उनको सपोर्ट करने वाला था पूरा के पूरा। इसलिए ये जो है वो अच्छा। सुधार ठीक है। तो विपक्ष का ये कहना है नकवी जी कि अगर हिंदू बोर्ड जो है, टेम्पल हो गए, इन सब के जो बोर्ड बने हुए हैं, उनमें अगर कोई मुस्लिम समुदाय की मतलब किसी की एंट्री नहीं हो रही है तो फिर इसमें क्यों? देखिए, पहली बात जो ये तर्क दे रहे हैं, कभी-कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े-बड़े कुछ पार्टियों के नेता हैं, जो संसद में तो चुप रहे, जी। चुप्पी रही और हम्म। सड़क पे चुहल कर रहे हैं। हम्म। अब एक चीज़ जो कहते हैं कि साहब हिंदू एंट्री, मुस्लिम एंट्री, मैंने कहा ना कि देखिए एक जो है वो एक संवैधानिक कानून है। हम्म। उस संवैधानिक कानून में आप सांप्रदायिक एंट्री और नो एंट्री का जो है वो बोर्ड नहीं लगा सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये देखिए, आपको याद होगा, ये ध्यान होगा, पढ़ा होगा कि जब हमारा देश बटा, हम्म। तो हमारा जब देश बटा तो लगभग जो है वो 44-45 लाख 50 लाख के इर्द गिर्द हिंदू और सिख जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। जी। बिल्कुल। और लगभग जो है वो 7 करोड़ 8 करोड़ जितना भी बताते हैं, यहाँ हम्म। से हिंदुस्तान से मुसलमान जो है वो पाकिस्तान चला गया। जो हिंदू वहाँ पर सब कुछ अपना ज़मीन जायदाद खेत खलिहान छोड़ करके आया, तो वहाँ पर यहाँ से जो मुसलमान गए उनको वो जगहें मिल गई, हम्म। उनको जो है बैठ रहने के लिए मिल गई, काम करने के लिए मिल गई, वो हम्म। आज मालिक है उसके। हम्म। लेकिन जो वहाँ से जो है वो जो हिंदू यहाँ आया, जी। उस हिंदू को जो है वहाँ पे उन जगहों पे जहाँ जो छोड़ के लोग गए थे वहाँ ठहराया तो गया, हम्म। लेकिन आज की तक जो है वो वहाँ पर जो है ना उसके मालिक है, ना हम्म। किराएदार हैं, बल्कि इनलीगल जो है वो अवैध जो है वो घुसपैठिए की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, और उनके ऊपर हर वक्त जो है वो कानून की तलवार लटकी रहती है, वक्फ की तलवार। हम्म। तो ये आज की तारीख में हिंदू भी, नॉन मुस्लिम भी, मैं जी। हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम भी जो है वो इस वक्फ के जो पूरी व्यवस्था है उसका एक बड़ा स्टेक होल्डर है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मजहबी तो छोड़ दीजिए आप, हम्म। वक्फ का एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, क्योंकि ये सुधार जो है वो धार्मिक सुधार नहीं है, हम्म। बल्कि जो है वो संवैधानिक सुधार है। जी। और प्रशासनिक सुधार है। जब प्रशासनिक सुधार है तो उसमें अब आप कल को कहेंगे कि साहब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर अंडर में आ गया है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उसमें कोई मुसलमान तो नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है वो। हम्म। तो ये जो तर्क दे रहे हैं, ये तर्कों की कंगाली कभी कभी व्यक्ति को कुतर्कों का मवाली बना देती अब है। आपने नेताओं की बात की तो ममता बनर्जी की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो बंगाल में वक्फ नहीं लागू होने देंगी। देखिए, ममता जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, करता था एक तरह से, अच्छा, अब नहीं करते आप? क्योंकि हम्म। जो नंदीग्राम के एक आंदोलन से उभर करके और निकल करके वो आई, लेकिन इस दौरान जो कुछ जिस तरह से वो क्रिमिनल कम्युनल जो है वो कारीगरों के सामने वो नतमस्तक होती दिखी, और बंधक उनकी पूरी सरकार दिखाई पड़ रही, वो हम्म। बहुत अफसोस की बात। अगर एक हम्म। मुख्यमंत्री ये बात कहेंगे कि हम जो है वो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें, वो तो जो हम्म। है 30% है, फिर हम कैसे जो है उनको भगाएं जो कि 30% से ऊपर है, हम्म। और जो 70% वहाँ पर है उनको आप भागने दे रहे हैं, उनके ऊपर आप जुल्म होने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है ये किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की या पद पर बैठे हम्म। हुए मुख्यमंत्री की सोच नहीं हो सकती। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ को लेके हिंसा हुई, उसको लेके आपका क्या कहना है?
देखिए, एक बात में समझना होगा कि जो लोग मैं पहली बात तो एक मैं इससे बिल्कुल जो लोग और कुछ कहते होंगे मैं नहीं जानता। जी। जो लोग हिंसा में दिखाई पड़ रहे हैं आपको, वो हम सब उनको जो है हम ना तो राष्ट्रद्रोही मानते हैं, ना हुँ, आतंकवादी मानते हैं। हुँ, वो जो है वो भय भ्रम के जो है भंवर जाल में फँसाए गए हैं अच्छा। और उन लूट की लंपट लाबी के ज़रिए फँसाए गए हैं हुँ, जिनका कि अपना खुद निहित स्वार्थ है। और उसको हमें सबको समझना होगा। हुँ, वरना जो है वो क्या हो गया है कि उन्होंने इन इस पूरी की पूरी लंपट हुँ, लाबी ने एक ऐसे गड्ढे में जो है हुँ, वो कोशिश की है कुछ मुसलमानों को डालने की और गड्ढे में डाल करके एक ताला लगा देंगे वो, अच्छा। ताकि जो है हुँ, घुसने का तो रास्ता दिखा दिया, हुँ, बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। हुँ। और वही होगा जो जैसे कि सीएए में हुआ था कि जब हकीकत पता लगेगी तो सबको जो है वो खुद शर्मिंदगी बहुत होगी। से विपक्षी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वक्फ बिल लागू हो जाता है तो जो शाहीन बाग में हुआ था वही सेम होगा। करने दीजिए। हुँ, देखिए, वक़्त तो लागू होगा। जी। मैं मानता हूँ कि वक़्त लागू होगा। हुँ, वक़्त का जो पूरा के पूरे संसद ने जो पास किया है, उस पर किसी तरह का जो है वो मुझे नहीं लगता कि परिवर्तन करना चाहिए। और इस जो समावेशी सुधार है, उस पे कितना भी सांप्रदायिक वार करें। मैंने कहा ना कि जैसे जिस तरह के जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कम्युनल लिंचिंग हो रही है, उस कम्युनल लिंचिंग के आधार पर अगर कोई सोचता है कि जो है वो ये लॉ जो है वो बैक हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ये उनकी गलतफ़हमी है। अच्छा। अभी कुछ वक़्त से सर्वे बहुत हो रहे हैं, आपने सुना ही होगा। मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं, कभी दरगाह के सर्वे हो रहे हैं, तो उनको लेकर आपको क्या लगता है? और दूसरी चीज़ औरंगज़ेब, जो गड़े मुर्दों को उखाड़ने वाली बात है, तो आपको लगता है ये सब जायज़ है इस वक़्त? कोई भी विदेशी आक्रांता जो है, उसकी क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत जो है, वो उसका किसी तरह से भी ना तो समर्थन किया जा जी। सकता है, ना उसको जो है वो महिमामंडित किया जा सकता है। लेकिन एक बात हमें समझना होगा कि अब इनके आक्रांताओं की कब्र पर जो है वो सर फोड़ने से बेहतर होगा कि हुँ, जो है वो आप उसकी क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर जो करतूतें हैं और हुँ। उसका जो संदेश है, उसको जो है वो आप जो है वो किल करिए, ख़त्म करिए। पर इतने वक़्त के बाद ये दोबारा चीज़ें उठाई जा रही हैं, तो इससे नहीं लगता कि समाज में और ज़्यादा हिंसा होगी, लोग भड़केंगे? ये हुँ, कुछ जो है मुट्ठी भर लोग हैं हर तरफ। जी। अब ये जो कर रहे हैं वक़्त के नाम पे ये कोई मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं। मुस्लिम समाज का उनको जो है वो कोई आदेश नहीं मिला हुआ है कि साहब आप ये जो है अराजकता और उद्दंडता करो। हुँ, उसी तरह से जो ये इस तरह हुँ, की भी घटनाएँ लोग कर रहे हैं वो कोई हिंदू समाज का जो है वो कोई आदेश लेकर के नहीं कर रहे हैं। हुँ। ये तो कुछ जो है वो फ्रीलांसर्स हैं। अच्छा, फ्रीलांसर से है, बिना मनी के बस अब नहीं, अब चलते वो जा रहे हैं। पता नहीं, फ्रीलांसर्स तो बहुत कुछ होते अच्छा, हैं। तो नकवी जी, बीजेपी पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो एक हिंदुत्व पार्टी है, जिस पे विपक्ष का ये भी कहना होता है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें 2 ही मुस्लिम नेता लीडर थे जिनको साइड कर दिया गया है। तो फिर उसको हम कैसे सेक्युलर कह सकते हैं? ये विपक्ष का कहना है। देखिए, पहली बात ये है कि जो हुँ, लोग ये बात कहते हैं, उन्हें अपनी गिरेबान में झाँकना चाहिए। अच्छा। और जब वो कहते हैं कि साहब बीजेपी ने पहली बात तो क्या बीजेपी ने जो है वो चाहे वो अटल जी का टाइम रहा हो, हुँ, चाहे आज मोदी जी का वक़्त रहा हो, अ, उन्होंने जो है हुँ, पहले शुरुआत में जब कहते हैं हमने इतने टिकट दिए, हाँ, टिकट उन्होंने जो है वो थोक में दिए, लेकिन जो है वो विकास जो है फुटकर में भी नहीं किया और उसी की वजह से सच्चर कमेटी ने क्या कहा कि साहब जो है वो मुसलमान जो है वो पूरी तरह से आर्थिक, हुँ, सामाजिक तरीके से बिल्कुल बदहाल, बेहाल है। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि कई लोग पार्लियामेंट में कहते हैं, कई लोगों ने मैंने देखा कि साहब जो है बीजेपी में जो 2 लोग थे, शाहनवाज़ जी, साहब और ना कोई जी। वो कहाँ है। तो जो लोग ये कह रहे हैं वो कहाँ है आजकल? आज तो जो है वो हुँ, पूरी तरह से उनकी स्थिति ये है कि सलमान खुर्शीद साहब कहाँ हैं आजकल? आजकल जो है जी। वो खैर वो तो गए गुलाम नबी आज़ाद हुँ, साहब पहले ही। हुँ, कई लोग मतलब आज तो गिनती ही उनके यहाँ नहीं है। हुँ, तारिक अनवर कहाँ हैं? वो तो बेचारे कहीं से चुनाव लड़ के आ गए हैं। लेकिन हम लोग तो चुनाव जीत के आए, लड़ के आए और आगे भी करेंगे। तो इसलिए जो है वो मैं मानता हूँ कि ना हमसफ़र ना किसी हमनशीं से हुँ। निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा।
जी, पर फिर रवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो आगे, जो तुमसे आगे है तुमको जगह नहीं देगा। तो वाह! इसलिए क्या पूरे बात है, क्या मज़बूती के साथ आगे हुँ। चलते रहना चाहिए और बीजेपी जो है वो ना हिंदुओं, ना मुसलमानों बल्कि देश की पार्टी है। देश की पार्टी है नकवी जी, लेकिन फिर भी जब इतनी बड़ी पार्टी है तो किसी भी बड़ी पोजीशन पे एक भी मुस्लिम नेता नहीं, तो इससे जो आम जनता है उसके मन में भी एक सवाल रहता है। क्या सवाल रहता है? आम यही जनता एक बात बताइए आप, हुँ, मेरा बात करिए या शहनवाज़ साहब भी जी, देखिए, जी। हम लोग उन जगहों से लड़े, हुँ, हम नहीं कह सकते कि सभी ने नहीं दिया, हुँ, लेकिन मैक्सिमम लोग वोट नहीं देते, कहते हैं साहब ये तो ठीक है, काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने किया, लेकिन हम मतलब वैसे तो जो है लेकिन वोट के मामले में जो है हमारी कंजूसी रहेगी। अच्छा। काम में हमने कमी नहीं की, हुँ, लेकिन हुँ। वोट के नाम में कंजूसी। मोदी जी ने काम में कमी नहीं की, लेकिन मोदी जी के साथ वोट में तो जो कंजूसी। वो कंजूसी वाला वोट है वो तो कहाँ जाएगा वो फिर? कंजूसी वाला वोट तो सीधे जो है वो लूट हुँ, में जाता है, लूट लॉबी को जाता है। वो तो अच्छा। कहते हैं कि साहब हम हुँ, किसी को दे देंगे बीजेपी। लेकिन जहाँ तक सवाल है, देखिए मैं आपको बताऊं, हुँ, नरेंद्र मोदी जी का जो मैं आपके रोमा जी पहले कार्यक्रम में पहली बार बता रहा हूँ जी। कि मोदी जी का जो है वो, जो लोग कहते हैं ना कि साहब हिंदुत्व बीजेपी, ये मैं बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी था 2002 में, हुँ, और 2002 में मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। उस जी। वक्त जो है वो देश के राष्ट्रपति का चुनाव होना था, और उस राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है वो तलाश चल रही थी। बीजेपी के लोग, अटल जी, प्रमोद महाजन जी और हुँ, सारी पूरी पार्टी ढूंढ रही थी कौन होना चाहिए। अच्छा। हमारे पास इतना पूरा बहुमत नहीं था कि हम अकेले दम पे करें, लेकिन हमें कुछ लोगों हुँ, का सपोर्ट भी चाहिए हुँ, था। तो सुबह के वक्त जो है वो मोदी जी का मेरे पास फ़ोन आया अच्छा। कि भई आपको, आप लोगों ने जो है वो किसी कैंडिडेट पे हुआ कुछ? हुँ, तो हमने कहा नहीं, पार्टी कर रही है, अटल जी और सब लोग कर रहे होंगे। तो बोले हुँ, मैं एक सजेशन देता हूँ, आप उसको आगे बढ़ाओ। हुँ, अ, जो आपके मैं मिलवाया था कभी मैंने, साइंटिस्ट हैं एपीजे कलाम साहब, जी, जी, बिल्कुल। उनको जो है वो हुँ, राष्ट्रपति के लिए हमें प्रपोज़ करना चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत कमाल का आपका है, तो आप हुँ, खुद कहिए। बोले नहीं नहीं, आप जनरल सेक्रेटरी हो। उस वक्त जनरल सेक्रेटरी 4 हुआ करते थे पार्टी में, मैं था, प्रमोद महाजन जी थे, शायद राजनाथ जी थे, जी। ऐसे और अरुण जेटली जी थे। हुँ, तो मैंने जो है वो प्रमोद जी को बताया। हुँ, तो प्रमोद जी भी बहुत, उनका कि ये तो बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है हुँ, और बहुत काबिल व्यक्ति हैं वो। जी, बिल्कुल। फिर अटल जी को बताया गया। बहरहाल अटल जी ने उनसे बात करी कलाम साहब से, करा करके कलाम साहब का कैंडिडेचर हुआ, और सभी पार्टियों ने, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके, शायद कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, अदरवाइज कांग्रेस ने, लालू प्रसाद जी की पार्टी ने, मुलायम सिंह जी ने, हुँ, सभी ने जो है वो सपोर्ट किया और बहुत अच्छी तरह से वो जीते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी को जब वक़्त मौका मिला या कहने का, जब हुँ, सुझाव का भी अवसर मिला, तो उन्होंने एक मुस्लिम को जो है वो देश का राष्ट्रपति बनाया। हुँ, उसके बाद दूसरी बार एक दलित लीडर को जो है वो देश का हुँ, राष्ट्रपति बनाया, और तीसरी बार अभी जो है वो एक ट्राइबल जो है वो महान जो महिला हैं, उनको जो है वो देश का राष्ट्रपति बनाया। ये हुँ, एक उनकी हुँ, इंक्लूसिव सोच है। हुँ। उन्होंने कभी भी जो है, कुछ लोगों ने वोट में उनके साथ कंजूसी की हो, लेकिन उन्होंने विकास में कमी नहीं की। अच्छा, आपने कलाम साहब की बात की, क्या उनसे जुड़ा हुआ कोई एक किस्सा आप बताएँगे हमें, जो देखिए, आपके साथ हुआ कलाम हो? साहब के साथ तो बहुत किस्से हैं हुँ, मेरे, और जब वो उन्होंने जो है शुरुआती दौर में जब पोखरण वगैरह हुआ जी, था, तो जी। मैं 98 में मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में था। तो उस वक्त बहुत अच्छे उनसे संबंध हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत कम बोलते थे। खेलगाँव में जो है उनका घर था, फ्लैट था। अच्छा। तो उसमें जब हम लोग गए थे तो छोटा-सा एक उनका ड्राइंग रूम था। हम और प्रमोद जी जो है 1 घंटे हमें वेट करना पड़ा था, वो हुँ, अंदर थे दूसरे कमरे में। तो प्रमोद जी ने कहा, यार हम लोग तो हुँ। जो है इनको अब कुछ ऑफ़र देने आए हैं, तो आ ही नहीं रहे हैं। वो तब आके उन्होंने कहा कि यस, अच्छा, क्या है बताइए? मतलब कोई इतनी एक्साइटमेंट थी नहीं सर को उस टाइम पे, कलाम नहीं, साहब जी वो को। तो एक बहुत बहुत अच्छा कॉमन व्यक्ति थे। हुँ। जी। आपने 1998 में रामपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर एक इतिहास रचा था, क्योंकि आप पहले मुस्लिम सांसद बने, तो उस वक़्त वो कैसा रहा आपके लिए? क्या आपने कैसी रणनीति थी? क्या चुनौती आपको झेलनी पड़ी? देखिए, मैं 8 में तो जीता। मैं जी। 91 में जो है वो मऊ से जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़ा। हुँ,
तो इतना 13 वोट से हार गया। अच्छा। उसके बाद फिर 93 में लड़ा। हुँ। उसके बाद पार्टी ने मुझे फिर यहाँ कहा, यहाँ जीता। जी। अब ये जो एक बहुत चुनाव जीतना और चुनाव लड़ना, हुँ। दोनों उस समय बीजेपी के लिए बहुत कठिन था। कभी सोचते ही नहीं था बीजेपी का कि बीजेपी की सरकार बन भी जाएगी, हुँ। बनेगी भी तो चल भी पाएगी। हुँ। उस वक़्त आज पर। जैसे है ना कि आज जो है ये पहली सरकार है जो मोदी जी की, जो गैर कांग्रेस सरकार, हुँ। जो बिना कांग्रेस के रिमोट और बिना कांग्रेस के सपोर्ट के चल रही है। हुँ। अदरवाइज तो कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए ही होता था, हुँ। रिमोट चाहिए ही होता था। तो उस समय जो है वो देखा था आपने, एक दो बार बनी भी तो टूट टाट गई। जी। बाद में जो है वो 98 में हुई, लेकिन फिर वो खत्म हो गई। तो इसलिए जो है वो एक बहुत अच्छा अनुभव था और डेफिनेटली वो तो बहुत। आपको कभी ये ख़्याल आया कि आपको राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, मैं तो 17 साल से मैंने जो है वो हुँ। रोमा जी शुरू कर दिया था एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटी। जी। 17 साल में ही, बल्कि 16 साल में ही कॉलेज में डेट्स में ही इमरजेंसी में जेल भी गया। जी, बिल्कुल। बहुत कम मेरे समझ से जो है वो 27-28 साल में मैं पहला इलेक्शन लड़ गया। फिर चलता रहा ये, तो तो इसलिए जो है वो अब बीच में तो कोई और गुंजाइश थी हुँ। ही नहीं। हुँ। तो ये जो आपने अभी बताया कि इमरजेंसी के टाइम पे आप जेल गए थे और उस वक़्त आप 17 साल जी, के थे और जी। एक कॉलेज जाते थे। तो उस वक़्त का आपका क्या अनुभव रहा था? आपने क्या-क्या चीज़ें फ़ेस की उस वक़्त? नहीं, कुछ नहीं किया। इमरजेंसी में जेल में गए तो एक हुँ। फ़ायदा हुआ था कि जब बाहर तो बहुत घूमना पड़ता था, हुँ। संघर्ष करना, तो बहुत मोटे होके निकले अच्छा, बस। थे। खाने-वाने भी बहुत मिलते थे, हुँ। सब कुछ था। तो हुँ। लोग कहते थे कि ये इंदिरा गांधी जो है वो इसलिए सबको खिला रही है कि सब लोग इसमें एकदम जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाए ताकि चलने-फिरने में हुँ। कहावत थी उस समय। हुँ। तो आपको लगता है अब पहले से अब काफ़ी सुधार हो चुका है इंडिया में, देश में, मोदी सरकार आने के बाद? हाँ, काफ़ी सुधार हुआ। देखिए, एक चीज़ आपको देखना हुँ। होगा, पूरी दुनिया के जो एक विपरीत आज परिस्थितियाँ चल रही, जी। पूरा संकट है, कंटक है, तमाम तरह के जो है वो आर्थिक समस्याएँ हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था हुँ। है, वो जो है वो स्टेबल भी है और कैपेबल भी है। हुँ। क्योंकि आप देखिए, अभी कोविड आया। हुँ। कोविड के बाद जो है वो युद्ध चल रहे हैं कई हुँ। देशों में। हुँ। गल्फ कंट्रीज़ के अलग-अलग अपने-अपने हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में जी। अलग एक मतलब अनस्टेबिलिटी का माहौल है। तो इस वक़्त जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट और कैपेबल लीडरशिप हुँ। जो है वो नीड ऑफ द आवर है। मतलब वो नहीं है कि जो ऐसी लीडरशिप नहीं जो डायनेस्टी को जो है वो डेमोक्रेसी को डायनेस्टी का डिज्नीलैंड समझती हो। अच्छा। तो अब तो वैसी वाली भी तो हुँ। पार्टी है ना कि जो हाँ। डायनेस्टी को डेमोक्रेसी का डिज्नीलैंड समझ करके वो वहाँ पर उछल-कूद हुँ। करते रहते हो, तो इस तरह नहीं है और ये बर्बाद। और मैं मानता हूँ कि आने वाला जो वक़्त होगा, हुँ। वो और बेहतर होगा। आपने एक बार कहा था बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट मुल्क की अलामत है। इस मुद्दे पर आपका क्या समाधान है और कब ये लागू होगा? पहली बात तो ये देखिए, जो कहीं कहीं पर भी बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो, बिल्कुल। तो जी। वो मुल्क की मुसीबत होती है, किसी मज़हब की नहीं। इस दौरान जो है वो थोड़ा-सा इसको लेके कन्फ्यूज़न है। जो डाटा है, जो हुँ। डिटेल है, उसमें हुँ। जो है वो समाज के सभी वर्गों में जो है वो जनसंख्या जो है, जो थोड़ा पढ़ने-लिखने का हुँ। रीज़न भी होगा हुँ। कि जनसंख्या जो है वो घट रही है। हुँ। मतलब अलग-अलग, मुस्लिमों में भी, हिंदुओं में भी, हुँ। सिख कम्युनिटीज़ में भी, कई कम्युनिटीज़ में, मतलब कुछ कम्युनिटीज़ में तो पहले से ही घट रही हुँ। थी, तो कम हो रही है। तो इसलिए एकदम से जनसंख्या विस्फोट जो है वो थोड़ा विराम हुँ। लगा है। हुँ। पर उस वक़्त विपक्ष ने कहा था कि ये सीधे से बस मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना है। देखिए, क्या हो गया है ना हुँ। कि कोई भी सुधार होता है तो लोग कहते हैं कि साहब मुस्लिमों पर हुँ। जो है प्रहार हो रहा है, वार हो रहा है। हुँ। जी। अरे भाई, सुधार का खाली मुसलमानों हुँ। से क्या लेना? अब ये बताइए, जैसे आपने कहा नहीं, वक्फ कानून है। हुँ। वक़्फ़ का जो है वो कानून जो है वो आस्था से मतलब नहीं है। हुँ। आस्था का तो संरक्षण है ही है, लेकिन पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, हुँ। उसके सुधार के लिए है। हुँ। अब आप कहते हो जी नहीं, ये भी मुसलमानों का जो है, तो मैं लगता है कि क्या होता है, कभी-कभी जो है वो लातों के भूत बातों बातों से से नहीं नहीं मानते मानते। कभी-कभी। तो कभी-कभी जो है वो कुछ सुधार हुँ। जो है वो सख्ती भी आपका ये चाहिए। शायराना अंदाज़ हमेशा से चर्चा में रहा है। बहुत बार आपने ऐसी-ऐसी चीज़ें कही हैं। वहीं एक आपने शाहरुख खान की मूवी आई थी पठान, उसको लेके आपने एक टिप्पणी दी थी कि कला से कपट नहीं होना चाहिए।
इसको लेकर आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में भी ये सारे मुद्दों को संजीदगी से देखना चाहिए? देखिए, बॉलीवुड में भी अभी हुँ, थोड़ा-सा जो है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज़ेशन और डिवीज़न है। हुँ। और मैंने इसीलिए कहा कि कला से कपट अगर होती है ना, तो फिर तो जो है तो वो मतलब इसे इसे पब्लिक एक उसमें बार रपट क्लियर कर देती है। ईज़ी तरीके से आप मुझे बताइए ये मतलब क्या था कि कला से मतलब कपट? सीधा हाँ, ये है कि अगर आप कला जो है वो ठीक है। जी। कला में जो है वो कलाबाज़ी नहीं होनी चाहिए। हुँ, अब उसका पूरा डिटेल तो अच्छा नहीं होगा हुँ, बताना, लेकिन इस दौरान जो एक बहुत चलन अभी चला हुआ है हुँ, कि स्पॉन्सर्ड जो है वो हुँ। प्रायोजित कार्यक्रम तो देखते थे, मैं प्रायोजित फ़िल्में कम दिखी हमें, तो अच्छा। आजकल बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के साथ-साथ आप एक मुस्लिम भी हैं, ये बात हर कोई जानता है। तो आपको ये कभी परेशानी नहीं फ़ेस हुई कि मुस्लिम समुदाय को कैसे ये बात समझानी है कि सरकार क्या कह रही है? क्योंकि जब हम देखते हैं तो मुस्लिमों के दिमाग में एक चीज़ सबसे पहले आती है कि बीजेपी है, तो वो मुस्लिम का सपोर्ट नहीं कर रही है, जो लोगों का मानना है, कहना है। तो आपको इतनी परेशानी अच्छा, फ़ेस हुई होगी? रोमा जी ये हाँ। बताइए, मोदी जी समझाएँगे तो मुसलमान समझेगा या मेरे समझाने से समझेगा? जब मोदी जी की जो है हुँ, वो समझाने पे आप जो है वो बहुत सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और सभी लोग हुँ, समझने की भी मतलब नहीं है। देखिए क्या है, हुँ, एक बात आपको समझना होगा कि अ, जो भी जनसंख्या है, एक माइंडसेट आदमी का हो जाता है। एक रिवाज और मिजाज हो जाता है कि हुँ, एक रिवाज मिजाज क्या हो गया है कि हमें जो है बीजेपी के खिलाफ ही अपना दिमाग रखना है। हुँ, और ये कोई रिवाज और मिजाज मोदी जी ने नहीं पैदा किया है। हुँ, ये जो है वो दशकों से चल रहा है कि हम गड्ढे में वोट डालेंगे, हुँ। लेकिन हम जो है वो बीजेपी को नहीं नहीं देंगे। देंगे। हैं? हुँ, अब ये जो एक कसम खा के बैठे हुए हैं, उस आखिरी कसम नहीं होनी चाहिए, उसको तोड़ने चाहिए। हुँ। अब एक फिल्म थी ना, आखिरी कसम तो इसका आखिरी फ़िल्म कसम, फ़िल्म लगता है आप बहुत देखते थे। आखिरी कसम को जो हुँ, है वो पूरी तरह से तोड़ने की जरूरत है, और हुँ, सोचने की जरूरत है कि जो हुँ, अ, क्योंकि बीजेपी के प्रति जो आपकी असहिष्णुता है, जो अनटचेबिलिटी है, जी। वो बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। बीजेपी के लिए आपने किसी भी मुस्लिम समाज की जो असहिष्णुता, अनटचेबिलिटी है, हुँ, उससे बीजेपी का तो बहुत नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो है वो समाज में आइसोलेट होते जा रहे हैं। हुँ, और आपका जो इस तरह के पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटर्स हैं, हुँ, जो राजनीतिक शोषक हैं, हुँ, वो आपका जो है जम का शोषण कर रहे हुँ। हैं। तो विपक्ष कहता है कि जो मुस्लिम नेता हैं बीजेपी में वो सरकारी नेता है, मुस्लिम नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को क्या देखो जवाब ऐसा देना है, चाहेंगे? विपक्ष में जो लोग ये बात कहते हैं, वो पानदान और उगालदान से ज़्यादा अपने नेताओं के सामने नहीं रहते। हुँ, उनके जो है वो दरवाजे के गेट पे दरबान से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। हुँ, और वो जो है वो दूसरों को जो है वो अगर ज्ञान देंगे, तो मुझे लगता है ठीक नहीं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ये कोई तय नहीं करके आता। जब मैं चुनाव में बीजेपी में हुँ। आया, लड़ा, और तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बीजेपी की सरकार भी बनेगी। अच्छा। बीजेपी कभी जो है वो स्टेट्स में या सेंटर में कभी सरकार में आ भी पाएगी। हुँ। बहुत एक कठिन समय था। तो आपने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि जिस पद पे आप पहुँचे हैं, कभी पहुँच नहीं, पाएँगे? कभी नहीं सोचा ही हुँ, नहीं था, और कभी सोचना भी नहीं चाहिए। देखिए, हुँ। किसी को भी जो है वो वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहाव-धारों के। तो हुँ, ऐसा है कि आप की जो धाराएँ हैं उसके जी, उसके उसमें आप विपरीत धारा में भी चलेंगे, तब भी आपकी सफलता आपको हासिल होगी। बिल्कुल। तो इसलिए ये सोचना बिल्कुल नाजायज़ होता है कि साहब हमें ये मिलना चाहिए, ये मिल जाएगा। आप करिए, करते रहिए कुछ ना कुछ। मिल ही जाएगा, हाँ, हाँ। हिम्मत मत हारिए। हाँ, अ, तो सर जैसे कि अब हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मदद-ए-खुदा, हाँ। बिल्कुल। तो जैसे कि इतने बड़े-बड़े मुद्दे अभी उठाए जा रहे हैं, इन पे विपक्ष भी और जो समर्थन में है, वो भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बिल पास करने की कोशिश करा रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर मैं एक महिला के तरीके से सोचूँ तो सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा। हम देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई रेप हो जाता है,
कोई भी मर्डर कर देता है, ये क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेके सरकार क्यों सख्त कदम नहीं उठा रही? नहीं कर रही। देखिए क्या है कि अब कानून तो एक के बाद एक इतने सख्त बन चुके हैं हुँ, कि उसका तो कानून के दायरे से के हिसाब से तो जो है वो इस तरह की एक भी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जी। और जैसे उत्तर प्रदेश है, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बलवाइयों, हुँ, बाहुबलियों, डकैतों, दंगाइयों, हुँ, दबंगों की हुँ। कुटाई और ठुकाई हो रही है, तो ये उससे बहुत फेमस हुआ था आपका ये वाला उससे डायलॉग। जो है वो हुँ, समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई हुँ, सुनिश्चित हुई है। हुँ, इसी तरह से मुझे लगता है कि एक इस तरह के जो जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं, हुँ, मैं ये तो नहीं कह सकता है कि अरब कंट्रीज़ की तरह आप जो है वो उनको मसमार पत्थरों से मार करके ख़त्म कर हुँ, दो, हुँ। चौराहों पर जो है, लेकिन एकदम ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तो ये कब होगा? ये होगा, काफ़ी हुआ है। देखिए, हुँ, मैं ये नहीं मानता कि आज की तारीख़ में ये कहना तो नाजायज़ होगा कि हुँ, बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गए हुँ, हैं। मैं अब सिर्फ़ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी हुँ, स्टेट्स की और भी जगहों पे अच्छा हुआ है, बेटरमेंट हुआ है, लेकिन हुँ, और होने की ज़रूरत है। हुँ, हाँ, ये बात सही है कि आपका रोमा जी, आपके मीडिया है, भारत एक्सप्रेस है, तो ये जो है वो अगर छोटी-सी भी घटना है तो उसको वो घर तक पहुँचा देता है। जी, पहले जो है ये इतना कम्युनिकेशन नहीं था। हुँ, इतनी जो है वो लोगों का जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो म प प प प हुँ, पहुँचती नहीं थी बातें। हुँ, तो जो है वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आज तो जो है वो अगर हुँ, कहीं पर जो है वो आह भी होती है तो हुँ। ये लोग जो है वो उसका तूफ़ान पूरी दुनिया में सुनाई पड़ता है। मतलब ये एक अच्छी कौन बात है। लोग? ये अच्छी बात, मीडिया मीडिया खातिर मीडिया। अच्छी बात है ये। मैं इसको हुँ, बुरा जी, नहीं मानता, ये जी, अच्छी बात है। देखिए हुँ, क्या है कि मैसेंजर अगर जो है वो स्ट्रॉन्ग हुँ, होगा, तो डेफ़िनिटली जो है वो मैसेज भी जो है वो बेहतर होगा। हुँ। तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, थोड़ा पर्सनल है कि आपकी प्रेम कहानी सीमा जी के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी। तो उस वक़्त जाति को लेके, धर्म को लेके बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता था और क्योंकि सीमा जी एक अलग धर्म से थीं और आप अलग धर्म से थे, तो क्या परेशानी आई आपको नहीं, नहीं, उस वक़्त? मुद्दा इतना तो नहीं था। लेकिन ये है कि समाज में जो है हुँ, वो एक शुरू से ही मैं सिर्फ़ हुँ, हिंदू समाज नहीं बल्कि सभी समाजों में एक हुँ, लिमिट तो ज़रूर थी कि भई उस कम्युनिटी का ही होना चाहिए ये सारी चीज़ें। लेकिन हुँ, उस बीच में जो है वो कोई अगर हुँ। सरेराह चलते-चलते मिल गया और प्यार हो गया और फिर सब कुछ हो गया तो फिर ठीक है, वो तो फिर होता है। और आज वो खुदा का शुक्र है कि 40 साल हो गया हम लोग। अच्छा। हुँ। सीमा जी ने आपकी ये धर्मपत्नी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको लगा नहीं आज तक कि वो किसी और धर्म के घर में गई हैं। तो इसको आप लोगों ने कैसे बैलेंस बना के देखिए, रखा? हमारे यहाँ दिवाली भी होती है, जी, होली भी होती जी। है, ईद भी होती हुँ, है और सारी जितने भी धार्मिक वो हैं, उन हुँ, सभी को हम लोग जो है वो मिल-जुल करके सेलिब्रेट करते हैं। हुँ, जो हमारा समावेशी, देखिए मेरा देश क्या है, जी, हिंदुस्तान, और दुनिया की मैं बात नहीं हुँ, कर रहा हूँ। मेरा देश ऐसा अकेला देश होगा जिसमें दुनिया के सारे मज़हब, जी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी जितने भी होंगे, मैं जी, अभी आपको मज़हब मानने वाले भी हैं और लगभग जो है वो करोड़ों ऐसे लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। बिल्कुल। हुँ, लेकिन हमारा देश फिर भी जो है अनेकता में एकता है, हुँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। जी, तो ये एक हमारे मुल्क की खूबसूरती है और उस खूबसूरती को हमें किसी भी तरह से जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग इस तरह के इस जो हमारी ये खूबसूरती है उसको धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन में रहते हैं। हुँ। तो इस धूर्ततापूर्ण धुन को हमें धूल दूषित करना है और मजबूती के साथ जो है वो इस जो हमारी खूबसूरती है वो ये मजबूती है उसको और ताकत देना है। अच्छा सर, आजकल के जो कपल्स होते हैं, आप उन्हें देख ही रहे हैं कि उनका तो प्रेम करने का तरीका ही थोड़ा अलग है। कोई ड्रम में डाल देता है, तो कोई सांप से कटवा देता है कि अगर उनको ना मिले उनका प्रेम, तो उनको लेके आपको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये क्राइम है, ये हुँ, प्रेम नहीं है। हुँ, ये जो है वो शुद्ध रूप से अपराध है। हुँ, और इस तरह का के अपराध के ज़रिए जो है वो अगर कोई अपने प्रेम का जो है प्रदर्शन कर रहा है तो वो जो है वो
उसकी मानसिक जो मेंटेलिटी है हुँ। वो तालिबानी कह सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा अच्छा। हाँ, उसको जो है वो हम प्रेम की मेंटेलिटी नहीं है बल्कि नफरत की मेंटेलिटी। आपके राजनीतिक करियर में अटल बिहारी जी और मोदी जी दोनों के साथ आपने काम किया है। आपका दोनों के साथ अनुभव कैसा रहा और कुछ अलग मिला आपको दोनों देखिए, सरकारों में काम? दोनों में की अपनी एक शख्सियत है। हुँ, अटल जी तो एक बेहतरीन शख्सियत रही है हुँ। उनकी, और मेरा ये सौभाग्य है जो आपने कहा कि 2 सरकारें बीजेपी की जी। सेंटर में बनी, और पहली सरकार अटल जी की, उसमें भी मुझे मिनिस्टर रहने का मौका मिला, हुँ, और अभी मोदी जी की भी हुँ, सरकार में। अब दोनों का मुकाबला तो कर नहीं सकते, मैं तो इतनी कह सकता हूँ कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये हुँ। एक एक जो है गुरु हैं और दूसरे उनके शिष्य हैं, जिन्होंने कि उँगली पकड़ करके और राजनीति की ऊबड़-खाबड़ राहों पे उन्हें चलना सिखाया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि नकवी साहब ने इन मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी राय रखी, आपको क्या लगता है, आप इनकी बात से सहमत हैं या नहीं? हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपसे अगली बार मुलाकात होगी भारत एक्सप्रेस के पॉडकास्ट में। शुक्रिया।